हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का अगला टॉपिक। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बेसिक डिफरेंस जो था वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये फर्स्ट टाइप की सेल है जो अर्थ पर डिस्कवर करी गई थी। इस सेल टाइप में बैक्टीरिया और आर्काई जो हैं वो रहते हैं, यानी कि जो आर्काई और बैक्टीरिया है उनका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस तो देखा ही था। क्या था कि इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, यानी इस तरह से फैला रहता है जैसे एनिमल सेल में होता है। इस तरह से गोल गोल वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए होता है वो पूरा ऐसे फैला रहता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। प्लस इसमें ज़्यादा मेम्ब्रेन मतलब ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, इसमें कम सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। अगली आती है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? फंगाई, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंड एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना, ये मेनली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, और जो ये वाली है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये पाई जाती हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये यूनिसेल्यूलर में और ये मल्टी सेल्यूलर में। एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें गैप्स फिल करना है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन का कैसा होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक, इसका क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। देन उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जो अब हमारे बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि शॉर्ट में ER कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करता है और क्या करता है? सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका नाम इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। एंड इनके फंक्शंस आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगला आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेल प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा है? ट्यूब्यूल्स जैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेल है। ठीक है, एंड जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी उनका नाम था कैमिलियो गोल्गी, एंड उन्हीं के ऑनर में इसका नाम गोल्गी अपैरेटस रखा गया है। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्गी जी ने गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी नहीं करी थी, हाँ मतलब डिस्कवरी करी थी, देखा था उसे। ठीक है, फंक्शन क्या है? इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन सेक्रेशन एंड इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है ये, और क्या करता है? सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे हम लोग जब अमीबा का देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तब उसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि उसमें गोल्गी अपैरेटस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उस जितना भी खाना उसने खाया है उसे डाइजेस्टिव साइट में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये दो हो गए। अगला लाइजोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं? टाइनी सर्कुलर शेप्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूव्स वेस्ट्स एंड डाइजेस्ट डेड एंड डैमेज्ड सेल्स। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो इसको सोसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल डेड हो जाती है ना, तब जो लाइजोसोम्स होते हैं ये ब्लास्ट हो जाते हैं, और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी ही सेल को खा जाते हैं। इसी वजह से इसको सोसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी सेल के मरने के बाद खुद ही अपनी सेल को खा जाती हैं।
एंड अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है जो आपने सुनी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसकी शेप पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। एन ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो इस वजह से ये थोड़ा अलग टाइप का एक ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, काम क्या करता है जिसकी वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं। द मेन साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मेन साइट यहीं पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है, एटीपी की फॉर्म होती है, एक सेकेंड मैंने इसको एग्जिट कर दिया, सॉरी। जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं, तब फिर जो ग्लूकोज होता है ना वो उसका ब्रेकडाउन होता रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनली उसका ब्रेकडाउन होकर के बनता है एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे बनता है उसे कहते हैं पावर हाउस और जो बनता है उसे एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। ऑल्सो यहाँ पर तो मतलब वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बट 10th क्लास में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें रेस्पिरेशन का टॉपिक है जिसमें कि डिटेल में ये सारे प्रोसेस बताए हुए हैं हम लोग को कि ग्लूकोज से 2 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे बनती है। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म आप याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एंड पेरेक्सिसोम। तो पेरेक्सिसोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्या है, अ लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में क्या होता है, सेल के डीएनए होता है सेल का। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो फिर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं मेल और फीमेल के, एंड जो नया जो ऑफस्प्रिंग बनता है उनका, उसमें उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होती है। ठीक है, सेल डिवीजन में सबसे पहले कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म और फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये किस में मदद करता है, मतलब समझ लो ये सेल का ब्रेन है एक तरह से, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और जो सेल की एक्टिविटी है उसे भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो क्रोमैटिन मटेरियल से बनते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। एंड पेरेक्सिसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्युलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स द रिड्यूसिंग एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब जब डिवाइड होती है सेल तो फिर क्रोमोसोम बनता है। एंड इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है हमारा डीएनए। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप है बाहर वाली लेयर, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, यानी न्यूक्लियस का भी सेंटर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अगला नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ह्यूमंस में नहीं होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट कौन सा होता है, कलरलेस प्लास्टिड जो है। क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ब्लू, रेड एंड येलो कलर के प्लास्टिड्स, एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक तरह का हमारा प्लास्टिड है। प्लास्टिड के 3 टाइप हैं हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमो एंड क्लोरो। ठीक है, ल्यूको कलरलेस होता है, क्रोमो में ब्लू, रेड एंड येलो कलर होता है, क्लोरो में ग्रीन कलर होता है। एंड अगेन प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होती हैं, यानी ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। फंक्शंस क्या क्या है, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऑब्वियस ही बात है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात आई वहाँ फोटोसिंथेसिस तो आएगा ही। एंड पॉलिनेशन इम्पार्ट्स कलर फॉर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आपने देखा होगा भाई, पत्तियाँ तो हरी होती हैं लेकिन फूल तो अलग अलग रंग के होते हैं, नीले,
ब्लू फ्लावर भी होते हैं, रेड होते हैं, वाइट होते हैं, येलो होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, इन्हीं की वजह से उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होता है। ठीक है, अगला आता है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल्स साइटोप्लाज्म और एम्बेडेड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं या तो आराम से फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या काम होता है? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम्स। अगला है वैक्यूल्स, अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, प्लांट सेल में इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई स्टोरेज वगैरह का काम कर रहे हैं, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन करने में, शेप प्रोवाइड करने में, रिजिडिटी में, एक्सक्रीशन में और सब्सटेंसेस को स्टोर करने में, इसीलिए इनका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें तो कोई फूड वूड स्टोर नहीं करना, तो इसलिए छोटे छोटे होते हैं। अगली आती है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, फंगी में और बहुत सारे प्रोटिस्ट में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये होती है, ये रही सेल वॉल। ठीक है, ये वाली जो है ये पूरी हमारी सेल वॉल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। अब क्यों होती है ये? क्योंकि भाई प्लांट्स जो हैं वो तो खुले में रहते हैं, हम लोग तो हमारे घर में रहते हैं, लेकिन प्लांट्स खुले में रहते हैं, आंधी तूफान आता रहता है, तो प्लांट्स को भाई प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती हैं। प्लांट्स में सेल्यूलोज से बनती है, फंगी में चिटिन होता है, उसमें बैक्टीरिया में पेप्टिडोलाइकिन या म्यूरिन होता है। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म, विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स। देखो भाई, विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कस का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्रिक्शन बेसिकली कहाँ सॉलिड सब्सटेंसेस में लगता है। जब ये फ्रिक्शन फ्लूइड में आ जाता है तब उसे हम विस्कस कहते हैं, एंड जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कस फ्लूइड का मतलब है एक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, जेली जैसा। विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स एंड फाइबर्स। फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होता है? साइटोसोल होता है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, न्यूक्लियस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करी है। और सब्सटेंस को स्टोर करता है। तो कुछ इस तरह से होता है। देखो, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर होगा हमारा साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर अलग अलग हमारे कौन कौन आ गए? अलग अलग ऑर्गेनेल्स आ गए, और इधर न्यूक्लियस आ गया। फिर आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन। कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तब फिर ये टूटते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सेल अच्छे से डिवाइड होती है। अगला आता है डीएनए। तो डीएनए आप लोगों को पता होगा, डीएनए में हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स के पास जो ट्रेट ट्रांसफ़र होनी है वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। अब जो सेल होता है उसके अंदर होता है क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, प्रोटीन्स, और कब दिखता है ये? जब सेल डिवाइड होती है तब ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। ऑल्सो डीएनए की अब मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता देता हूँ। सो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसा सा होता है। मतलब मैंने तो अच्छा सा बनाया नहीं, मतलब यूँ होता है ना। कैसे होता है? थोड़ा यूँ होता है इसका स्ट्रक्चर, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस का भी सेंटर होता है। मोस्ट सेल्स हैव टू और मोर, काफ़ी सारे सेल्स में दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे मान लो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये क्या काम करता है? ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है और राइबोसोम्स बनाता है। आरएनए की भी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो। राइबो की स्पेलिंग एक बार देख लेना, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में था डीऑक्सीराइबो एंड आरएनए में है राइबो। ठीक है, डीएनए का फंक्शन तो आपको पता ही होगा।
वही हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर करता है। ठीक है, अगला, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है सेल का। अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर का। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी। पहला है, कैन यू नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन था? और थे हमारे प्लास्टिड्स थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। ठीक है, अगला, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो जो लाइसोसोम्स हैं, यदि हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, वो अपनी सेल को खा लेंगे अगर सेल डैमेज होती है तो। अगला, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग, इसीलिए जो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर सेल मर जाती है तो ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और जो एंजाइम्स निकलते हैं वो खुद की सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहते हैं। अगला, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था। कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना अभी, कहाँ गया, राइबोसोम्स में बनता है। ठीक है, सो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अब बात आई इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल जो होती है, एक पेरेंट सेल, वो 2 डॉटर सेल्स बनाती है। Okay, in this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical daughter cells. The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cell. It helps in growth and repair of tissues and organisms. ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल होती है जो कि 2 डॉटर सेल्स बनाती है, एंड इन डॉटर सेल्स के अंदर क्या होती हैं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। ये प्रोसेस कब यूज़ होता है? जब किसी भी डैमेज टिश्यू को कहीं चोट लग गई, उसे ठीक करना है, वहाँ पर माइटोसिस का यूज़ होता है। अगला आता है मियोसिस। मियोसिस एक अलग टाइप का सेल डिवीजन है। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, या टिश्यूज़ में, जो एनिमल वगैरह में टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर, या प्लांट्स में, गैमीट्स बनाने के लिए। ठीक है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब जैसे मेल गैमेट्स बनाने हैं, फीमेल गैमेट्स बनाने हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होता है? दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, विच इन्वॉल्व्स 2 consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell. अब क्यों होता है ऐसा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मीटोसिस में तो यहाँ तक हो गया था, मियोसिस में दोबारा डिवाइड होकर ऐसे ऐसे बन जाता है। अब देखो, इसमें टोटल पूरे नहीं है, आधे आधे हैं। आधे आधे क्यों है? क्योंकि एक, मान लो जैसे अगर ये फादर की गैमीट्स बना रहे हैं तो इसमें आधा है, आधा मदर के गैमीट्स में बना होगा। फादर और मदर के गैमीट्स जब मिलेंगे तब पूरे क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, एंड इस तरह से सारे मिलकर के फिर पूरा वापस से ऐसे बन जाएगा। तो इसीलिए मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, एंड बाकी सारे ऑर्गन्स में माइटोसिस होता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी वो वाली वीडियो, फिर हम करेंगे आगे का चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।